चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो जीएस का पेपर था, पार्ट 2 है ये। पहला पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हमारे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बैच क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है, चाहे यूपीएचएससी का देना है, चाहे यूपीजीडीसी का, इन दोनों का कंबाइंड बैच हमारे चैनल पे यानी कि हमारे एप्लीकेशन एचएन अध्ययन पे चल रहा है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। इस बैच की विशेषता क्या है? इस बैच में आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगा, यानी कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको जीएस का कहीं से भी कोई टेंशन नहीं लेना है। जीएस की क्लास जो होगी वो सिलेक्टेड लोगों के द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो ऑलरेडी एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, उनके द्वारा पढ़ाई जाएगी। ये बैच इतना बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया गया है ना कि देखिए, बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि जीएस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इस बैच से पढ़िए, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट पे फ़ोकस करिए, ठीक है? तो इस बैच में आपको कंप्लीट क्लास मिलेगा, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में क्लास होगी। 15 टेस्ट पेपर मिलेगा आपको, साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स मिलेगा और इसके अलावा आपको फ्री करंट अफेयर एक और पीवाईक्यू की क्लास और नोट्स दोनों मिलेंगे। क्लास आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों में मिलेगा। इसकी जो फ़ीस है वो 799 है, जो अपने आप में ही बहुत कम है। पर आपको ये फ़ीस भी नहीं देनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोड यूज़ करना है, वो है AP50। AP50 कोड यूज़ करेंगे आप, तो आपको ये बैच जो है उसमें 300 का और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये बैच सिर्फ़ और सिर्फ़ 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आज ही इस बैच में आप एनरोल हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन जीएस की आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हुआ बैच के बारे में। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम हियर गोइंग टू डिस्कस यू विथ द क्लासेस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जैसा लास्ट क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली क्लास जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कि क्या सवाल पूछे गए थे 2021 के सेकंड जो चरण हुआ था, जो 30 दिसंबर की परीक्षा हुई थी उसमें। तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल जो आपका आया था वो आया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे अवस्थित है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे लोकेटेड है। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। जी हाँ, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी और इसकी डेट भी याद रखिएगा, 5 जून 1980। 5 जून 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी और इंग्लिश में है, तो आई थिंक अब आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? चलिए बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें हम देखेंगे तो अगर वेस्टर्न से शुरू करते हैं तो वेस्ट से शुरू करेंगे तो गुजरात, फिर जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में मिजोरम और मणिपुर में बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि मिजोरम जाता है कि मणिपुर जाता है। तो मिजोरम से जो होकर के हुए ये रेखा गुजरती है और मणिपुर जो है वो इसके उत्तर में स्थित है, ठीक है? यानी कि मणिपुर ऊपर हो जाता है और नीचे जो लाइन होती है उसके नीचे से जाती है। या ये सवाल आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आप क्या इसका सही जवाब देंगे? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा मणिपुर। याद रखिएगा, मिजोरम और मणिपुर में जो है, मिजोरम से रेखा गुजरती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिजोरम से जाती है, मणिपुर से नहीं जाती है, ठीक है? मणिपुर चर्चा में बहुत रहा था, आपको पता होना चाहिए। चलिए ये सवाल रिपीट कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एट टॉप इन इकोनॉमिक टर्म्स बट एट द बॉटम इन टर्म ऑफ सेक्स रेशियो? बहुत बार ये बातें आपसे सुनेंगे, हरियाणा में सेक्स रेशियो काफ़ी कम है। और हरियाणा देखिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य है। गुड़गांव जैसे वहाँ पे शहर हैं, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ का जो सेक्स रेशियो ना, दैट इज़ वेरी लेस।
वहाँ का सेक्स रेशियो पता है कितना है? वहाँ का सेक्स रेशियो 879 वहाँ का सेक्स रेशियो है। और आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। इसका सही जवाब क्या होगा? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। अब आपको याद रखना चाहिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए, तस्मी, TSMI, ट्रोपो, TSMI, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, तस्मी, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो एंड एक्सो। तो याद कर लीजिएगा, जो नीचे से बॉटम से टॉप मैंने बता दिया है आपको, तस्मी, TSMI, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो एंड आइनो, ठीक है, उसके बाद एक्सो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19, कोविड नहीं है, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही में, भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2021 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी? ये आपका करंट का सवाल था। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, हाउ मच वाज द जीडीपी डिक्लाइन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2021 के बीच में ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन? तो उसका सही जो जवाब था करंट अफेयर में वो था 23.99 यानी कि 23.99 की गिरावट जो है वो रिकॉर्ड करी गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस प्रकार के या का बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है? चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ बैंक इंडिया आर एस्टेब्लिश एज अप्रूव्ड बैंक? ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है जो अप्रूव्ड है। देखो सबसे पहले जो अप्रूव्ड बैंक होता है, भुगतान बैंक तो आपको अच्छे से पता है, जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो आपके अप्रूव्ड बैंक होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो होते हैं, वो भी आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हो तो वो भी आपके अप्रूव्ड होते हैं। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो विमोदित यानी कि अप्रूव्ड बैंक नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2। यानी कि अप्रूव्ड बैंक ऐसे बैंक हैं जो आबादी की एक निश्चित जनसंख्या की जो होते हैं ना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मान के चलिए कि एक सिटी में कोई आबादी है, तो जो विभेदित बैंक होते हैं वो वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक है जो लोगों की ज़रूरत नहीं पूरा करता है, वो इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए इसका अगर विकल्प में देखें तो विकल्प इसका सी सही होगा, यानी कि तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की गई है? हाउ मैनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? देखिए ये प्रश्न क्यों आया था मैं आपको बता दूं। 2021 में ये प्रश्न इसलिए आया था कि कोविड-19 जब कोविड आया तो उस टाइम चल रहा था कि हो सकता है भारत में इस बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, जो आज तक के इतिहास में कभी भी लगाई नहीं गई है। इसलिए ये चीज़ जो था वो करंट अफेयर का मुद्दा हो गया था, इसलिए ये पूछा गया था और ये एग्जाम में आ भी चुका है। तो अभी तक भारत में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कभी नहीं लगाई गई थी। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अब देश में जो है फाइनेंशियल इशूज आ रहे हैं तो वो इसको लगा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? इसका सही जवाब है देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहाँ है? देहरादून में, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वन धन, ये पन नहीं है, इसको धन कर लीजिएगा। वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मॉडल स्टेट अंडर द वन विकास योजना? ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? ये भी करंट अफेयर के सवाल था जो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी वन धन योजना की। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि वन धन विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप इसका भी आंसर याद कर सकते हैं कि वन धन विकास योजना जो था उसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जो कि भारत सरकार के जो जनजातीय मंत्रालय है उसके तहत शुरू की गई थी।
तो इसके तहत जो पूछ रहा है कि किस राज्य को आदर्श राज्य जो है वो घोषित किया गया, यानी कि मॉडल स्टेट घोषित किया गया, जिसका सही जवाब था मणिपुर। तो अब तक आप देख चुके होंगे कि इस प्रश्न में 2 सवालों का जवाब मणिपुर था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? The Overseas Indian Center and Foreign Service Institute has been renamed after which former Indian Union Minister? अगर आपको गेस करना होता तो आप ऑब्वियस सी बात है सुषमा स्वराज को जरूर लगाते, क्योंकि सुषमा स्वराज जो थी वो आपकी फॉरेन मिनिस्टर रही थी। तो इन्हीं के नाम पर है, ये मंत्रालय का नाम बदल के रख दिया गया था। 1986 में से विदेशी सेवा संस्थान की जो स्थापना हुई थी ना, फॉरेन मिनिस्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? 1986 में। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए। और सुषमा स्वराज के बारे में आप जानते हैं कि इनका 2019 में जो है वो इनका मतलब ये इनकी उम्र, इनकी निधन हुई थी 2019 में। और फिर ये करंट अफेयर से भी रिलेट करके आप देख सकते हैं और गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि सुषमा स्वराज आपकी फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द दीपोत्सव 2019 ऑर्गेनाइज्ड? इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब आप बताएंगे क्या है? इसका सही जवाब है अयोध्या। आई थिंक इसमें मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन में अयोध्या लिखा ही नहीं है, लेकिन काशी नहीं होगा, मथुरा नहीं होगा, ये जो बोध्या लिखा हुआ है ना, इसको काट के आप लोग अयोध्या कर लीजिएगा। दैट इज अयोध्या, नॉट बोध्या। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज दीपोत्सव 2019 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका सही जवाब है अयोध्या। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, बोध्या नहीं होगा, वो अयोध्या होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजी-इवेला यानी कि नगोजी ओंकोजी-इवेला किस देश की निवासी हैं? ठीक है, ये करंट अफेयर का सवाल था। द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द WTO नगोजी ओकोंजी-इवेला हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नाइजीरिया। सही जवाब क्या होगा इसका? जो नगोजी ओंकोजी-इवेला थी वो कहाँ की थी? नाइजीरिया की। करंट अफेयर का सवाल था। चलिए ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये मैक्षणिक नहीं है, शैक्षणिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, माफ करिएगा कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, मैं इसको करेक्ट करवा के आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है, जो आपका ये इसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा है मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम हिंदी नारी सर्च करिएगा टेलीग्राम पे तो भी मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं इस PDF को करेक्ट करवा के दे दूंगा। ठीक है, चलिए। तो पूछ रहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश का जो है वो सही है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द NEP फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021 to 2022? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कर्नाटका, यानी कि C। देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2021-22 में लागू हुई है वो करीब 3 दशक के बाद लागू, यानी कि लगभग 30 सालों के बाद लागू हुई, जो भारत की जो है तीसरी शिक्षा नीति है। 1986 में जो भारत का दूसरी NEP लागू हुई थी वो कब हुई थी? 1986 में। और इसे 1992 में जो है अमेंड किया गया था, यानी संशोधित किया गया था। फिर 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। चलिए अगला सवाल पूछ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? देखिए, क्वाड की स्थापना जो हुई थी वो जो मेन टारगेट था वो था चाइना से टैकल करना। तो इसमें कौन कौन से देश थे क्वाड में? आपके थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये और भारत। ये 4 देशों से मिलकर क्वाड बना था। इसमें साउथ कोरिया का कोई रोल नहीं था। यानी कौन कौन से था आपके? जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वाड ये अक्सर चर्चा में रहता है। अब आपको कमेंट करना कि क्वाड की स्थापना किस ईयर में हुई थी, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। अगला सवाल है कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ टीचर वर्क्स इज डन बाय। इसका सही जवाब है FIACS द्वारा जो है वो टीचर का ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, इसका अगर पूरा नाम आप देखेंगे, FIACS का पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन
एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम FIACS। अगर पूछा जाए कि इस तकनीक इस टेक्नोलॉजी को यानी कि इस मेथड को किसने विकसित किया, तो वो कौन थे? नेड ए फ्लेंडर। कौन थे? नेड ए फ्लेंडर ने इसको प्रस्तुत किया, जो आपको ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में काम आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संकेतों की मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद हेल्प ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पिक्चोरियल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे? पिक्चोरियल डायग्राम यानी कि चित्र आरेख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपको जो स्टैट का पोर्शन है उससे पूछा गया सवाल है, यानी कि आप एक चीज देख पा रहे हैं एग्जाम में हर जो टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हो ना, उस हर टॉपिक से आपको सवाल पूछता है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। इन्हीं सब को अच्छे से हम लोग अपने इस जो हमारा प्रोग्राम है जीएस का उसमें तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? The World Conference on Education for All was held in which of the following places in 1990? यानी कि 1990 में सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में कहाँ पे हुआ था? कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है थाईलैंड। एजुकेशन फॉर ऑल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1990 में, वो थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। ये सारे केंद्र किस सन में खोले गए? टू कंट्रोल हायर एजुकेशन इन इंडिया रीजन वाइज, यूजीसी ओपनड 6 सेंटर इन पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। ये कब ओपन किए गए? तो इसका सही जवाब है 1994 और 1995 में। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा प्रश्न से कि 6 सेंटर खोले गए थे। कहाँ कहाँ खोले गए थे? पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर। और ईयर तो आपको याद रखना ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हायर एजुकेशन सवाल आ गया आपका। निम्नांकित में से किसके यादृच्छिकरण नहीं किया जाता? निम्नांकित में से किसमें निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज नॉट डन। तो इसका जो सही जवाब है वो है परपेचुअल सैंपलिंग यानी स्वदेश न्यायादर्श। इसमें आपका जो है वो यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या है? ये डिजिटल नहीं डिजिटल है। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द डिजिटल सिस्टम इज। तो सही जवाब है बिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, सरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है? व्हाट डज आईपी मीन इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? तो ये आई थिंक आप सबको पता होगा। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22वां सवाल क्या है? डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क इज। क्या है ये? ब्लू रे जो डिस्क होती है, देखो ये एक प्रकार का आपका जो होता है एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ठीक, इंटरनल होगा नहीं, है तो स्टोरेज डिवाइस ही। तो ये ए सी ऑप्शन कटा, ए है नहीं तो डी भी कटा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। चलिए आईसीटी का क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और आईसीटी से याद रखिएगा, आईसीटी से 3-4 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एकदम सरल सरल सिंपल आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस? अब आपको ऑब्वियस ही पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। इसका आप लोग आंसर खुद कमेंट करके बताइए 23 समय का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। 1 मेगाबाइट कितने के इक्वल होता है? तो 1 मेगाबाइट इक्वल होता है 1024 केबी यानी कि किलोबाइट के। ऐसे सवाल आपके लिए कितने सरल सवाल पूछते हैं, लोग जीएस के लिए परेशान होते हैं।
सिंपली हमारे बैच ज्वाइन करिए आप लोग, जितना उसमें पढ़ाया जाएगा ना सिर्फ उतना पढ़िए। जीएस के लिए तो भागा दौड़ी नहीं करनी आपको कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें क्या पढ़ लें नहीं पढ़ लें। बैच ज्वाइन करिए, सिंपल से पढ़ाई है, अपने पे ऊपर कॉन्फिडेंस है तो हम फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25वां सवाल। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा या से सही है, यानी कि इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के कारण है या कौन सा कारण प्रदूषण होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब आपको ऑब्वियस ही पता है कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब के सब तो पोल्यूशन ही है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 1 2 3। ऑप्शन किसमें 1 2 3? ऑप्शन इसका है डी 1 2 3। ठीक है, चलिए जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि विच ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका सही जवाब है 22 मई। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन है वो 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाता है। हालांकि इससे पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था, किंतु क्या हुआ कि 2000 में से जो है 22 मई को मनाया जाने लग गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? विच टर्म फोर्थ वर्ड इज यूज फॉर कंट्रीज। इसका सही जवाब है लीस्ट डेवलप कंट्री, यानी कि जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती हैं उनके लिए ये शब्दावली यूज करी गई है, चतुर्थ विश्व यानी कि फोर्थ वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली, गहने नहीं बहने वाली स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? जितने भी इसमें करेक्शन में आपको करा के इसका पीडीएफ दूंगा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, वो सही एकदम सही करा के उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए व्हाट इज द लोकल विंड कॉल्ड विच ब्लो डाउन रोन रिवर वैली। ठीक है, इसका सही जवाब है मिस्ट्रॉल, यानी कि रोन घाटी में जो नीचे की बहने ठंडी हवाओं से क्या बोलते हैं? मिस्ट्रल। ये आपका जो है वो ध्रुवीय स्थानीय पवन है। ये जो आपका रोम सी है उसके पास ये बहता है, खासकर स्पेन के, आपके फ्रांस के शहरों में। हालांकि यूपीएससी ने इसका एग्जाम सी यानी कि बोरा माना था। ठीक है, जो कि सरासर गलत था। इसका जो सही जवाब है वो है मिस्टर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन इंडिया इज। इसका सही जवाब है वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब आपको बताना है कि हॉट स्पॉट शब्द जो है, इसे कई बार एग्जाम पूछा है, आप खोज के बताइए कैसे बताइए। हॉट स्पॉट जो टर्मिनोलॉजी है इसका सर्वप्रथम यूज किसने किया था? ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देख लेते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, उसको मैच कराना है। पहला है कि विटीकल्चर, फिर है वेजिकल्चर, फिर है पीसी कल्चर, देन है ओलेरीकल्चर। इसको मैच कराना। देखिए विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर की खेती से होता है। ए का 4 कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ भाई, बी और डी दिख रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन गए, ए और सी गया। चलिए वेजिकल्चर किससे है? वेजिकल्चर हटाइए। चलिए अब हम देखते हैं हम और क्या। पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर आपके मछली पालन से संबंधित, यानी कि सी का 2 किसमें भाई? ऑप्शन डी, यानी कि इस तरह आपका ऑप्शन डी हो गया। इंग्लिश वाले भी देख लें, विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पीसी कल्चर, ओलेरीकल्चर। इसका सही जवाब जो है वो है बी 4 3 2 1। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और ये सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो भी बता सकते हैं, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी बता सकते हैं, और कुछ अच्छा किया जा सकता है आप लोग के लिए। बाकी अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9450403952 पे आप कॉल कर लीजिए, या इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।